नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं हमास और इजराइल सहित मिडिल ईस्ट को लेकर के बात करूंगा। एक सूचना मैं आपको दे दूं, अब तक इजराइल के 6 कर्नल हमास में मारे जा चुके हैं, लेकिन आपको ये बात पता नहीं है। अभी कल भी याहिया सिनवार का बदला ले लिया है हमास ने और इजराइल के एक कर्नल को मार गिराया है। ये बातें आपको शायद ना तो गोदी मीडिया पर मिलेंगी ना कहीं और मिलेंगी, क्योंकि हमास एक ऐसा संगठन है कि वो गज़ा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो आज से इन दुखद और विषम परिस्थितियों को नहीं झेल रहा है, उसके तमाम लोगों का जीवन चला गया। यासर अराफात से लेकर अब तक ये लड़ाई और ये जंग उसकी जारी है। अभी मैं आपको इसी कड़ी में 1-2 बातें और बताऊंगा, और वो बातें हैं अमेरिका के कुछ सीक्रेट जो प्लान थे वो लीक हो गए हैं। इस तरह की सूचनाएं अमेरिका के अखबारों में छप रही हैं और वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। पहला प्रोग्राम जो लीक हुआ है वो ये है कि इजराइल ईरान पर हमला कैसे करेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्री चीज़ें हैं और सब बाकायदे पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। तो इसकी वजह से अब इजराइल ये सोच रहा है कि आखिरकार अमेरिका है किसके साथ, हमारे साथ है या कुछ और लोगों के साथ है या अरब कंट्रीज़ के साथ है। ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं और वो बहुत घबराया हुआ है कि अमेरिका अपने प्लान जो सीक्रेट प्लान है उनको आम जनता तक कैसे या मीडिया तक कैसे भेज रहा है। क्योंकि इजराइल जो कोई भी हमला करता है वो उसका प्लान पूरी तरह से सीक्रेट होता है, लेकिन अमेरिका के ये प्लान सीक्रेट जो थे वो सार्वजनिक हो जाने की वजह से इजराइल को बहुत मात खानी पड़ी है। दूसरा एक और प्लान है जो अमेरिका का, वो ये है कि उसने इजराइल को बताया है कि ईरान ने एटम बम बना लिया है, इसलिए हमें बिल्कुल संभल कर ये सारी चीज़ें करनी होंगी। अमेरिका को मालूम है कि ईरान बहुत आगे बढ़ चुका है और अब उसको इस आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। इस तरह की जो बातें हैं, कहानी हैं, वो भी सब क्लियर हो गई हैं। अभी आपको मालूम है पिछले शायद 3 या 4 अक्टूबर को एक जो धमाका हुआ था उसमें ये बात सामने निकल कर के आई थी कि ईरान में भूकंप आया हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं और बाकी बहुत सी और भी चीज़ें हैं। उसने यूरेनियम वगैरह बहुत सारी मात्रा में इकट्ठा कर लिया है। इससे वो चाहे तो 2-3 दिन के अंदर रोज़ाना एक एटम बम बना सकता है। तो ये यदि एटमी लड़ाई शुरू होती है तो ये बहुत ही नुकसानदायक होगी, चूँकि जब एटमी लड़ाई होती है तो कोई एक देश उसकी जद में नहीं आता, बहुत सारे लोग और भी देश जद में आते हैं। मैं आपको अभी एक और चीज़ जो बातें हैं जो खबरों में चल रही है वो है कि नाटो ने जो यूक्रेन है उसको एटम बम देने से इनकार किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि एटम बम जब हम यूक्रेन को दे देंगे और उसने हमला रसिया पर किया तो रसिया पलटवार करेगा, और रसिया का जो पलटवार होगा वो केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। यूक्रेन के आसपास के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे ध्वस्त हो जाएंगे और उसमें पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया जाएगा। उसमें तमाम आप जानते हो कि गैसेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर अपना इंडिया का उदाहरण देता हूँ कि भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी तो वो एक फैक्ट्री में गैस त्रासदी हुई थी, लेकिन उसके आसपास के करीब 50-60 हज़ार लोग उससे प्रभावित हुए थे। उन्हें अपना जीवन समर्पित करना पड़ा था। तो इस तरह से जब कोई
इस तरह का विस्फोट होता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उसको केवल अपने दायरे में रखना, क्योंकि हवाएं और प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं वो किसी सीमा में नहीं बांधी जा सकती। इसलिए अब जो यूक्रेन वाली जो बात है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रसिया भी बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है कि यदि यूक्रेन कोई गड़बड़ी करता है तो वो भी फिर एटम बम का प्रयोग करेगा। इसी तरह से इसी श्रृंखला में अमेरिका ने पूरी तरह से ये साफ कर दिया है कि ईरान पर यदि एटम बम का जो उनका इलाका है उस पर बम फेंका गया तो पूरा इराक, जहाँ पर उनकी अमेरिकी समर्थक लोग जो सरकार में हैं, और दूसरा जो उसके अपने जो अरब कंट्रीज़ में उसके रिश्ते हैं तमाम, जहाँ से वो तेल खरीदता है और भी चीज़ें लेता है, तो वो बहुत ही प्रभावित होगी और इससे अमेरिका की प्रगति में व्यवधान पैदा होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। निश्चित तौर पर इसको अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, लेकिन गजा का जो हमास संगठन है उसने अपना बदला ले लिया है और याहिया सिनवार का जो परसों मारा गया था उसके बदले में उन्होंने एक कर्नल को मार गिराया है। और ये सारी चीज़ें हमें खबरों से प्राप्त हो रही हैं। ये संख्या जो हमने बताई है ये तो गजा में मारे जाने वाले कर्नलों की संख्या है। इजराइल के कितने अफसर लेबनान में मारे गए हैं, जो हिजबुल्लाह की टीम ने मारे हैं, उनका तो यहाँ पता ही नहीं है कितना कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। आप जानते हो कि इजराइल अपने यहाँ मरने वालों की संख्या कभी डिक्लेयर नहीं करता, ना ही प्रेस में आने देता है। अभी जो हमले हुए थे उसको भी रोका गया था कि नेतन्याहू के घर पर जो हमला हुआ है उसमें क्या नुकसान हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो अपनी जो रिपोर्ट होती है उसे बाद में जारी करता है, लेकिन तात्कालिक रूप से वो प्रेस में नहीं जाने देता, प्रतिबंध लगा देता है कि ये सारी जानकारियाँ आप शेयर नहीं करेंगे पब्लिक के साथ में। आपको मालूम है कि हिजबुल्लाह पिछले 3-4 दिन से दनादन हमले कर रहा है हाइफा के ऊपर, लेकिन इजराइल है कि वो बताने के लिए तैयार नहीं है। वीडियो तमाम इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन अब उन वीडियो को हम यहाँ शेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि यूट्यूब है वो मान्यता नहीं देता इन सब चीज़ों की। लेकिन हम मुँह से आपको बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं वायरल हो रही हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ नहीं दिखा सकते। आमतौर पर वहाँ जो वीडियो होते हैं उनमें बिल्डिंग्स धराशायी हो जाती हैं, तमाम लोग मारे जाते हैं, तमाम घायल हो जाते हैं। ऐसे वीडियो तो पूरे उसमें सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको जोड़कर नहीं दिखा सकते। खैर, उसके तमाम कैप्टन मारे जा चुके हैं और ये संख्या काफ़ी बढ़ चढ़ कर है, लेकिन हिजबुल्लाह तो अपने यहाँ उनको शो कर देता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इजराइल कभी भी इस चीज़ को सामने नहीं आने देता। आप जानते हो कि हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से दनादन बम फेंके जाते हैं, तो वो बम ऐसा तो है नहीं कि वो केवल हवा में जा कर के फट जाते हों, कहीं ना कहीं तो गिरते ही होंगे, कहीं ना कहीं किसी बिल्डिंग को कुछ ना कुछ। लेकिन कभी भी इजराइल इन सब चीज़ों का खंडन नहीं करता और वो कभी ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ ये नुकसान हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि ये नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बचा हुआ है अपने देश में कि यदि वो सारी चीज़ें खुलासा कर देगा तो पब्लिक उसको मार डालेगी। और हालांकि अभी भी उसका विरोध हो रहा है और लोग बार बार, एक तबका ऐसा है वो कहता है जंग को रोका जाना चाहिए, जंग से बहुत भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन नेतन्याहू जिस दिन जंग रोक देगा उस दिन उसकी हत्या निश्चित तौर पर वहीं की जनता कर देगी, क्योंकि उसने बहुत कुछ इजराइल का खो दिया है अब तक। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, याहिया सिनवार के बारे में है ये। याहिया सिनवार को ये कहा गया था इजराइल की तरफ से कि आप हमारे जो आपने लोगों को बंदी बनाया है उनको वापस कर दो, युद्ध को यहीं रोक दो और जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसे होने दो, और आप चुपचाप हमास को छोड़ करके, गजा को छोड़ करके किसी अरब मुल्क में जा कर के बस जाइए, मज़े करिए, जो कुछ भी आपको लेना है लीजिए। लेकिन
सिनवार एक हमास के वीर योद्धा थे, गजा के एक कहना चाहिए करता धरता थे। वो उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाया, लेकिन गजा को उन्होंने इजराइल के हवाले नहीं किया। यदि वो चाहते, बहुत सारे लोग होते हैं, तमाम गद्दार निकल जाते हैं, देश के प्रति गद्दारी करते हैं, लेकिन सिनवार ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उनको बहुत सारा प्रलोभन दिया गया और कहा गया कि जो भी आपने हमारे लोग पकड़े हैं उनको वापस कर दो और आप मज़े से किसी भी कंट्री में जा कर के रहिए, हम आपको अलाउड करेंगे और आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन सिनवार एक ऐसा जिद्दी नेता था। आपको मालूम है, सिनवार 1962 में पैदा हुए थे और उसके बाद 20 साल की उम्र में उन्होंने जो यातनाएं झेली, 1989 शायद 80-81 तक वो 2 साल जेल में रहे, इजराइल की जेल में, वहाँ से छूट करके आए। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो यातनाएं उन्होंने जेल में झेली थी वो बहुत ही खतरनाक थी और उनके वो जो यातनाएं थी उनके जीवन में उतर गई थी और वो हमेशा गजा को आज़ाद मुल्क के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई घर में घुस जाते थे या छुप जाते थे। उन पर आरोप ऐसे लगते थे कि वो महिलाओं और बच्चों के बीच रहते हैं, लेकिन नहीं, सिनवार तो जब मारे भी गए हैं तब उनके हाथ में AK-47 राइफल थी, जिसके ज़रिए वो अपने साथियों के साथ युद्ध लड़ रहे थे। और देखिए, एक बाह चले जाने के बाद भी उन्होंने एक हाथ से लकड़ी फेंक करके उस ड्रोन को मार गिराया था और ये परवाह नहीं की कि जब मैं ये ड्रोन गिरा रहा हूँ तो लोग, जो इजराइल के जो लोग हैं, वो मुझे घेर लेंगे और यहीं पर मार देंगे। वो निश्चित रूप से वहीं मारे गए जहाँ पर उन्होंने ड्रोन को गिराया था एक लकड़ी से, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन को गजा के प्रति समर्पित कर दिया। जो एक वीर योद्धा होता है, देश के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए, निभाने के लिए अब काम करता है, वो काम सिनवार ने किया। आप जानते हैं कि देश का कोई सिरमौर नेता होता है तो कुछ भी कर सकता है, उसका अधिकार क्षेत्र होता है। वो चाहता तो जो भी जितने भी वो बंदियों को पकड़ कर के लाए थे, जो बंदी बनाए गए थे, और उनको वापस कर सकते थे और पैलेस्टाइन को वो एक तरह से इजराइल के हवाले भी कर सकते थे, गिरवी रख सकते थे, सारी चीज़ें कर सकते थे और बहुत सुख भोग सकते थे आगे। लेकिन वो ऐसा वीर योद्धा, उसका नाम हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा कि उसने अपने मुल्क के लिए अपनी जान गंवाना बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपके सामने हैं, जो हम आपको सुना रहे हैं कि सिनवार बहुत ही गजब का योद्धा था। अब मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी है वो कह रहा है कि हमको नहीं मालूम कि इजराइल किस तरह से कहाँ हमला करेगा। एक तरफ तो वो ये कह रहा है, दूसरी तरफ वहाँ के जो समाचार पत्र हैं, बड़े बड़े समाचार पत्र हैं, उनमें ये छप रहा है कि इजराइल को क्या करना है, कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है, ये सारा डॉक्यूमेंट लीक कर देता है। और वो उनका डिफेंस सेक्रेटरी कह रहा है कि हमको कुछ नहीं मालूम। तो ये दोहरी नीति है उसकी। उसे जो उसका चुनाव आने वाला है 5 नवंबर को अमेरिका में, वो बहुत घबराए हुए हैं वहाँ के लोग और वो किसी भी रूप में नहीं चाहते कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं या यहूदी हैं, जो उनको वोट मिलने वाला है, वो वोट उनको ना मिले। तो ये एक जो पॉलिटिक्स जो हो रही है वो भी एक बहुत ही समझदारी से हो रही है। अभी तक तो हमने आपको पैलेस्टाइन के बारे में बताया था, अब हम आपको ले चलते हैं इजराइल ने जो अमेरिका के सामने एक शर्त रखी है लेबनान को लेकर के। वो लेबनान से भी समझौता चाहता है क्योंकि वहाँ पर बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और जो शर्तें रखी हैं अमेरिका के सामने, उसने ये कहा है कि हमको आप इजराइल से भी समझौता करा दीजिए और शर्तें हमारी ये रहेंगी। पहली शर्त ये है कि हम इजराइल जो लेबनान है उसके स्पेस में, जो ऊपर का आकाशीय जो इलाका होता है, उसमें हम अपने जहाज़ आराम से ले जाएं और कहीं भी उतारें, कहीं भी कुछ भी करें। दूसरा ये है कि लेबनान की जो और इजराइल की सीमा है उस पर जो हिजबुल्लाह के जवान हैं उनको हटाया जाए और वहाँ पर लेबनानी सेना
जो सरकार है उसकी सेना तैनात की जाए। दूसरी बात, जो तीसरा जो उन्होंने शर्त रखी है, जो बहुत कठोर शर्त है, जो कोई मानने को तैयार नहीं होगा, कि हिजबुल्लाह को, जितने भी हिजबुल्लाह के सैनिक हैं उन सबको शस्त्र विहीन कर दिया जाए। ये बड़ी शर्त है। जैसे हम आपको अपने इंडिया के बारे में कहते हैं कि जो डकैत हुआ करते थे चंबल वगैरह में, तो वो जब शस्त्र सौंपते थे सरकार को, बहुत बड़ा मजमा लगता था। वो कई बार ऐसा हुआ है, आप सब लोग जानते ही होंगे मेरे दर्शक। तो वो इसी तरह से वो चाहता है कि वो एक आतंकी संगठन यदि नहीं रहना चाहता है तो वो अपने शस्त्र सेना को सौंप दे, जो वहाँ की सेना है, और खुद शस्त्र विहीन होकर के वो पॉलिटिक्स करे, लेकिन इस तरह के जो आतंक फैलाता है वो ना करे। ये अब ऐसे में कौन क्या मान सकता है, ये तो बेकार की बातें हैं। आप जानते हो कि लेबनान की जो सरकार है, जो सेना है, वो इतनी निर्बल है कि हिजबुल्लाह नहीं होता तो अब तक पूरे लेबनान को इजराइल ने हड़प लिया होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह संगठन है वो इन शर्तों को नहीं मानने वाला, किसी भी सूरत में नहीं मानेगा। और ये जो बातें चल रही हैं बेफजूल की बातें हैं। खैर, कुछ खबरों में हम आपको अब और ले चलते हैं। वो खबरें हैं, बहुत बड़ी गंभीर खबर है। चाइना ने अपनी सेना से कहा है कि युद्ध के लिए तैयार रहिए, और उसका इशारा है ग्लोबल स्तर पर युद्ध होने वाले हैं। क्योंकि साफ तौर पर आपको मालूम है यूक्रेन रूस की लड़ाई हो रही है। इजराइल 6-7 देशों से अपनी दुश्मनी निभा चुका है। पूरा अरब कंट्रीज उसके लिए उसने अपना एक प्रस्ताव पास कर लिया है कि हम अपना हवाई स्पेस है उसे अलाउड नहीं करेंगे इजराइल के लिए। तो ये सारी चीज़ें, इधर चाइना और अमेरिका आपस में पहले से टकरा रहे हैं। चूँकि वो ताइवान है शायद देश, ताइवान पर जो एक आध बार अटैक वगैरह हो चुका है तो अमेरिका उसे बचाने आता है। तो ये एक तरह से ग्लोबल स्तर पर सारी चीज़ें हैं। जब ये आग फैलेगी निश्चित तौर पर, तो ये मान लीजिए कि कोई बचने वाला नहीं है। कोई भी देश अपने आप को जो तटस्थ रखेगा, हवा तो उधर भी आएगी, जो गर्मी फैलेगी वो रुक नहीं सकती। कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तटस्थता ऐसे में काम आने वाली नहीं है। खैर, आपने ये वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, अपने मिलने वालों को भेजें, उन्हें अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और फिर इसी तरह के वीडियो हम आपको दिखाते रहें, इंटरनेशनल स्तर पर, नेशनल स्तर पर और लोकल स्तर पर भी हम कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं, वो आपके सामने रखते रहें और वो वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।